अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ एरिथ्रोमाइसिन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग है ये इनहिबिटरी एक्शन या फिर बैक्टीरियासाइडल एक्शन अपना शो कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी जा रही है। अगर हायर कंसंट्रेशन पे दी जाए तो बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को खत्म भी कर सकता है, उसकी उसकी किलिंग भी कर सकता है। ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म यानी जिनके लिए वो काम करती है, अगर उनमें रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई तब जो है ये तब उस केस में हम बात कर रहे हैं। अब ये काम किस तरह करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करता है। आपको पता है प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रिक्वायर होती है, सेलुलर फंक्शंस के लिए रिक्वायर होती है, एक पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए रिक्वायर होती है, क्योंकि वहां पे कोई सेल के अंदर कोई बंदे तो है नहीं जिन्होंने जा जाके पैगाम दूसरे को पहुंचा रहे हैं। वो प्रोटीन्स के थ्रू ही, एक सीक्वेंस के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर एग्जांपल एक कोई ऑर्गेनेली है उससे दूसरी ऑर्गेनेली तक जाएगा प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है? तो इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं और सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं बन रही होगी तो सेल किस तरीके से अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकेगा? ठीक है? तब होता क्या है कि बाइंडिंग, ये जो ड्रग है अपनी बाइंडिंग करती है जाके 50S राइबोसोमल आरएनए के ऊपर। ठीक है? राइबोसोमल जो आरएनए है उसके 2 पार्ट्स हैं, 50S होता है, उसके ऊपर जाके ये बाइंडिंग शो करती है। और ये किस जगह पे करती है बाइंडिंग शो? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर होता है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, मतलब कि जो पहली चेन होती है उसे नए अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन किया जा रहा होता है, उस जगह उस सेंटर के पास इसकी जो है बाइंडिंग साइट होती है। अब ये काम किस तरीके से करती है कि जब पेप्टाइड चेन बन रही होती है उसकी एलोंगेशन को रोकती है, यानी फर्दर एलोंगेट नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल नया एक अमाइनो एसिड आ रहा है, उसको उसके साथ अटैच नहीं होने देगी, यानी ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो प्रोसेस है उसको हॉल्ट करेगी। अब क्या है कि ये किस तरीके से हॉल्ट करेगी इस प्रोसेस के, किस तरीके से इस प्रोसेस को रोकेगी? ये इस तरीके से रोकेगी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल है उसको ब्लॉक कर देगी, यानी जहां से पेप्टाइड चेन्स बन के निकलनी है, राइबोसोम से रिमूव होनी है, उन उसको निकलने से रोकेगी, वो वहीं उसको रखी रखेगी। जब वहीं वहां पड़ा रहेगा तो क्या होगा कि जो टीआर है ना जिसके ऊपर पेप्टाइड चेन लगी हुई है वो राइबोसोम से उतर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि वो आगे एग्जिट नहीं हो पा रहा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। उसकी वजह से फिर आगे जो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा कि पेप्टाइड चेन जो है वो उसकी एलोंगेशन ही नहीं हो पा रही होगी। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जो है इनहिबिट भी करता है फॉर्मेशन ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट, यानी उसकी जो फॉर्मेशन होती है 50S सब यूनिट की, उसको भी बनने से रोकता है। ऑब्वियसली जब 50S सब यूनिट ही नहीं होगा हमारे पास तो आगे ये सारा प्रोसेस तो फिर हो ही नहीं सकेगा ना। तो मतलब ये दोनों तरीके से काम कर रही होती है। अब हम इसकी डायग्राम से जाके भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। अब ये हमारे पास डायग्राम है जो हमने पहले भी टेट्रासाइक्लिन की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसी पाथवे में अगर आप देखें कि यहाँ पे ये एम शो किया गया है, तो एम स्टैंड फॉर मैक्रोलाइड, जिससे जो है एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग करती है। अब क्या होता है कि आपको पता है पहला स्टेप यूजुअली क्या होता है कि एक टीआरएनए आता है, चार्ज टीआरएनए, यानी उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा होता है। ठीक है? यानी 6 वाला यहाँ पे लगा होगा। अब ये जो है इसने आके इस जगह पे जो है अटैच होना होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जो पिछला वाला टीआरएन होता है जिसके ऊपर काफी सारे अमाइनो एसिड अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने 5 दिखाए हुए हैं, चेन है वो अटैच करनी है 6 वाले के साथ। ठीक है? यानी 5 को 6 के साथ मिलाना है। इस ये जो जगह होती है जहां पे ये मिलते हैं उस जगह को कहते हैं प्राइमरी ट्रांसफरेज सेंटर। ठीक है? इस सेंटर के पास जो है मैक्रोलाइड की जो है बाइंडिंग साइट होती है, जहां जैसे यहाँ पे दिखाई भी गई है। ठीक है? तो यहाँ पे मैक्रोलाइड यानी एरिथ्रोमाइसिन आके अटैच हो जाएगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी। यानी ये जो प्रोसेस है 5 का 6 का मिलना या अटैच होना या बॉन्ड फॉर्मेशन करना, उसको ये रोकेगी। ठीक है? अब क्या होता है कि दूसरा स्टेप तो ये होता है, तीसरा स्टेप होता है, आपको पता है कि रिमूवल ऑफ जो अनचार्ज टीआरएनए होती है उसकी रिमूवल हो जाती है। और उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो ये होता है कि अब जो अगला है उसने मूव करना है पी पोजीशन ऑफ
mRNA, और इस तरीके से इससे क्या होगा कि जो नया अगला चार्ज tRNA आएगा उसके लिए खाली जगह हो जाएगी ये A पोजीशन ऑफ mRNA पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। आगे बात करते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन एक्टिव किसके अगेंस्ट है। एक्टिव ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिस तरह के न्यूमोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफिलोकोकाई है या कॉर्नी बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मा नमूनिया या एल निमोनोफिला और क्लेमिडिया ट्रैकोमेटस, क्लेमोडोफिला नमूनियाe और एच पाइलोरी और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। इसके अलावा सर्टेन माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है, जिस तरह के माइकोबैक्टीरियम कैंसासी और माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेशियम के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है। उसके अलावा अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में बात की जाए तो उसमें नजीरिया स्पीशीज होता है या फिर बॉर्डिटिला प्रोड्यूसर्स और बॉर्डिटिला हेंसिला जो है और बॉर्डिटिला क्विंटाना जो है। उसके अलावा जो रिकेट्सिया स्पीशीज है उनके अगेंस्ट और ट्रेपोनिमा पैलिडम और कंपैलोबैक्टर स्पीशीज के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है। उसके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इसकी ससेप्टेबिलिटी कम है। ये तो उसने कुछ ऑर्गेनिजम्स बता दिए जिनके अगेंस्ट जो है इसकी एक्टिविटी है या नहीं है, वो सारा उसने बता दिया। अब आगे अगर हम बात करें कि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एंटीबायोटिक्स में बड़ा एक मेजर मसला आ रहा है, तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन में किस तरीके से रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो रही है, उनके मेथड क्या है। तो प्लाज्मिड इनकोडेड जो है रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो रही है, यानी प्लाज्मिड के अंदर कोई ऐसा जीन होता है जो कुछ ऐसी चीज इनकोड करता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस शो होती है। तो 3 जनरल मैकेनिज्म में कौन कौन से आ जाते हैं, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और एक्टिव इफ्लक्स। अब दोनों चीजें हो सकती हैं कि एक तो सेल मेम्ब्रेन जो है उस परमेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, यानी वो एरिथ्रोमाइसिन को सेल के अंदर ही नहीं आने दे रहा। जब वो अंदर ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली एक्टिविटी कैसे शो करेगा। इसके अलावा ये एक्टिव इफ्लक्स जो है वो उनकी प्रेजेंस। एक्टिव इफ्लक्स क्या होता है कि इनका काम ये होता है कि जो एरिथ्रोमाइसिन अंदर आ रही है उसको एक्टिवली बाहर फेंकते हैं, यानी सेल से निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, यानी एटीपी की मदद से कर रहे होते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है रेजिस्टेंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, के प्रोडक्शन ऑफ esterases that hydrolyze macrolides। मैक्रोलाइड्स की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये ज्यादातर कौन कर रहे होते हैं, एंटीरोबैक्टीरियसी जो फैमिली है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तीसरा क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। अब जहां पे जाके एरिथ्रोमाइसिन ने बाइंड होना है और वहां पे जाके अपना एक्शन शो करना है, उस जगह की ऐसी मॉडिफिकेशन हो गई है कि अब एरिथ्रोमाइसिन वहां पे अटैच नहीं हो सकती। लाइक कोई प्रोटेक्शन डेवलप हो गई है राइबोसोम के इर्द गिर्द जिसकी वजह से एरिथ्रोमाइसिन उस बाइंडिंग साइट तक जा नहीं पा रही। तो इस तरीके से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। अब ये किस तरीके से हो सकती है डेवलप, ये आइदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है, यानी कोई ऐसी म्यूटेशन आई है, कोई ऐसी चेंज आई है जीन के अंदर जिसकी वजह से वहां पे प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म डेवलप हो गया है और अब एरिथ्रोमाइसिन उस बाइंडिंग साइट तक नहीं जा सकती। या दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि मैक्रोलाइड इंड्यूसिबल या कॉन्स्टिट्यूटिव मिथाइलेसिस। अब मिथाइलेज जो है वो एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। अब हो सकता है कि मैक्रोलाइड लेने की वजह से कोई ऐसे एंजाइम डेवलप हो रहे हैं या पे पहले से ही कॉन्स्टिट्यूटिव मिथाइलेज यानी जो पहले से ही प्रेजेंट थे उसमें, मतलब वो मैक्रोलाइड की वजह से नहीं इंड्यूस हो रहे। उन्होंने अब क्या किया है कि उसमें ऐसी चेंजेस किस तरीके से लेके आ रहे हैं राइबोसोम में कि उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं वो, और अब जो है बाइंडिंग साइट पे एरिथ्रोमाइसिन अटैच नहीं हो सकता। तो ये मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिनसे एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। अब इफ्लक्स और मिथाइलेज प्रोटेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म इन द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है इफ्लक्स वाला, यानी जो हमने पढ़ा है कि एक्टिवली एरिथ्रोमाइसिन को बाहर फेंकेगी वो वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या मिथाइलेज की प्रोडक्शन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है।
और क्रॉस रेजिस्टेंस इज कंप्लीट बिटवीन एरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइड्स। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है तो उसके दूसरे मेंबर्स के लिए भी वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट हो रही है तो मैक्रोलाइड के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी इसका मतलब है कि वहां रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। Constitutive methylase production also confer resistance to structurally unrelated but mechanistically similar compounds such as clindamycin and streptogrammin B। अब क्या है कि हमने दो तरह के मेथाइलेज पढ़े, जो मैक्रोलाइड से इंड्यूस हो रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी जो पहले से वैसे ही है मैक्रोलाइड की वजह से वो इंड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो अब जो जाहिर बात है मैक्रोलाइड से इंड्यूस नहीं हो रहे, वो पहले से ही है, तो वो सिर्फ मैक्रोलाइड को नहीं बल्कि मैक्रोलाइड से रिलेटेड जो दूसरे मिलते जुलते हमारे पास कंपाउंड है जो एंटी बैक्टीरियल हैं या उनके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, उनके अगेंस्ट भी वो जो है रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, जैसा क्लिंडामाइसिन हो गया या स्ट्रेप्टोग्रामिन बी हो गया, जिसको हम मैक्रोलाइड, लिंकोजामाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन और MLS यानी मैक्रोलाइड लिंकोजामाइड स्ट्रेप्टोग्रामिन इसका एब्रिविएशन फॉर्म है, टाइप बी रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कॉन्स्टिट्यूटिव मेथाइलेज की प्रोडक्शन की वजह से आती है, विच शेयर द सेम राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स। क्यों आती है? क्योंकि इसके भी वही, इन ड्रग्स के भी वही बाइंडिंग साइट्स हैं जो मैक्रोलाइड की या एरिथ्रोमाइसिन की है। Non-macrolides are poor inducer of methylase. Strain expressing an inducible methylase will appear susceptible in vitro. अब क्या है कि हाँ, जो मैक्रोलाइड नहीं है वो खुद से इंड्यूस नहीं करते। जो मैक्रोलाइड है वो तो खुद से इंड्यूस कर सकते हैं ना मिथाइलेज को, लेकिन जो दूसरे हैं मैक्रोलाइड के अलावा हैं वो खुद से नहीं इंड्यूस कर रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव उधर प्रेजेंट है वो उन पे इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से कोई इंड्यूस नहीं कर रहे होते मिथाइलेज को, कोई एसच नहीं कर रहे होते, क्योंकि नॉन मैक्रोलाइड जो है वो पुअर इंड्यूसर्स हैं, यानी कि उनके कोई इतने इंड्यूस नहीं कर रहे होते वो मैक्रोलाइड्स को, मिथाइलेज एंजाइम को। इसके वजह से जो इस तरह के होंगे जो स्ट्रेन हमें शो कर रहे होंगे कि उनके अंदर इंड्यूसिबल मिथाइलेज हैं, वो ससेप्टेबल ही शो होते हैं इन विट्रो। कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स that are resistant can be selected out and emerge during therapy with clindamycin। पहले तो उसने बता दिया इंड्यूसिबल मिथाइलेज के बारे में। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स की बात करें तो वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूटिव जो है वो दोनों में इफेक्ट कर सकते हैं, बेशक वो मैक्रोलाइड हो या ना हो, लेकिन जो इंड्यूसिबल वाले हैं वो मेजरली सिर्फ मैक्रोलाइड्स को ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स की बात करें जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव मिथाइलेज बना हुआ है, अब वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं नॉन मैक्रोलाइड्स के लिए भी। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो दोनों पे काम कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है वो क्लिंडामाइसिन अगर हम उस पेशेंट को दे रहे होंगे तो वहां पे जो है वो ऑर्गेनिज्म फिर भी इमर्ज होंगे अगर वो रेजिस्टेंट हुए तो ये सारा था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म। सो अगर आपको कोई मुश्किल हुई तो आप कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं। इसके अलावा आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। You will find the link in the comments below. Thank you for watching. Allah Hafiz.